गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपू कुमार आप लोग को ASRS ग्रुप में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग को हम 10th क्लास रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर की बात करने जा रहा है जो एग्ज़ाम में, आने वाला एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो बहुत कम समय में आप लोग को ज़्यादा फैक्ट दिखाने के लिए शुरू करते हैं। तो आज आप लोग को चैप्टर ज्योमेट्री, जिसको हिंदी है ज्यामिति, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मुख्य टॉपिक है समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ। सबसे पहले बात करेंगे कि ये दोनों है क्या, ये दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों का यूज कहाँ होता है, और ये दोनों ज्योमेट्री चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन के रूप में बनता है। तो सबसे पहले समरूप आकृतियाँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं, सिमिलर फिगर्स, इसका अर्थ होता है समरूप आकृतियाँ। समरूप, इसी में डिफिनीशन छिपा हुआ है, इसका नाम में ही डिफिनीशन छिपा है। समरूप, इसका समरूप का अर्थ होता है सम प्लस रूप। सम प्लस रूप, सम यानी बराबर, समान, रूप जिस आकृति में जिसका रूप समान हो तथा बराबर हो, उसे हम समरूप आकृतियाँ कहेंगे। उसके बाद है सर्वांगसम। सर्वांगसम का अगर डिफिनीशन करेंगे तो इसमें सर्व प्लस अंग प्लस सम सर्व मने सभी, और अंग मने उसका भुजा, और उसके बाद सम मने बराबर, जिसका सभी भुजा बराबर हो, उस आकृतियाँ को सर्वांगसम आकृतियाँ कहेंगे। अब वो है क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समरूप आकृतियाँ जिसका रूप समान हो और साथ में उसका भुजा समान नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति। जैसे में हो गया, अगर कोई त्रिभुज लेंगे, कोई दो त्रिभुज, जैसे में ABC एक त्रिभुज हो गया और दूसरे त्रिभुज PQR हो गया। ये हम समरूप आकृतियाँ के एग्जाम्पल दे रहे हैं। दोनों में ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर, BC भुजा 3 सेंटीमीटर और AC भुजा 5 सेंटीमीटर। पाँच या 6 या कुछ भी ले सकते हैं। इसमें अगर PQ भुजा 4 सेंटीमीटर, फिर BC भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसमें 6 सेंटीमीटर, PR 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे कि इसमें संगत भुजा के अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें भुजा बराबर नहीं है, लेकिन देखने के लिए रूप एक समान लग रहा है, एक समान देखने से लग रहा है, लेकिन भुजा बराबर नहीं है। वैसे आकृतियाँ को हम लोग समरूप आकृतियाँ कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल होगा सभी अंग समान, इसका देखने में भी सेम होना चाहिए और साथ में इसका सभी अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे में अगर दो फिगर ABC
और त्रिभुज PQR है, तो इसमें अगर ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संगत भुजा यानी इसका संगत भुजा ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। नीचे का भुजा इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसका 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये दोनों में अब आप लोग देखकर अंतर समझ गए होंगे कि अंतर क्या है दोनों में। ये दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि इसमें देखने में समान लग रहा है लेकिन उसका भुजा समान नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी व्यक्ति जब बच्चा होता है उसके बाद बड़ा होता है तो उसका रूप मिलता जुलता है लेकिन उसका आकार बदलते जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग को समरूप आकृतियाँ हैं। और उसके बाद अगर सर्वांगसम की बात करेंगे तो हूबहू सेम फिगर हो भी हो और साथ में उसका देखने में भी एक होना चाहिए। जैसे में अगर दोनों को एक साथ रखेंगे, अगर ABC त्रिभुज PQR त्रिभुज है, दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो दोनों सेम टाइप में, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हम सर्वांगसम त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज कहेंगे उसको। उसके बाद त्रिभुज भी हो गया, एग्जाम्पल कुछ पर भी ले सकते हैं, चतुर्भुज पर भी ले सकते हैं, पंचभुज पर भी ले सकते हैं, उसी तरह कोई भी आकृति पर हम ले सकते हैं। तो आप लोग को समरूप और सर्वांगसम में अंतर पता चल गया होगा। अब आप लोग को हम बताएंगे कि अब यूज कैसे करेंगे। क्लास 10th में हम लोग को पढ़े हैं क्या, कैसे उसको क्वेश्चन के रूप में आता है, उसके बात करेंगे। तो आगे देखिए, सर्वांगसम आकृतियाँ आप लोग को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, वो आप लोग को 9th क्लास में ही पढ़ना था। ठीक है, 10th क्लास में समरूप आकृतियाँ के बारे में विशेष करके जानकारी लेंगे। जैसे में सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्टिंग में थेल्स थ्योरम आप लोग सुने होंगे और जानते होंगे। थेल्स थ्योरम में थेल्स नामक वैज्ञानिक वो हम लोग को कुछ थ्योरम के माध्यम से कुछ पॉइंट है जो बताए हैं, वो क्या है वो आप लोग के बताने जा रहे हैं। जिसमें इस तरह के फिगर देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि इसमें 2 त्रिभुज है, जिसमें पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है ADE। ये त्रिभुज आप लोग अब जान गए होंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूप है तो उसमें अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो, पहले त्रिभुज की भुजा कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर हो तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं। ये हम लोग को थेल्स थ्योरम कहलाता है। जैसे में फिगर में यदि त्रिभुज ADE में BC समांतर DE हो तो दोनों आपस में त्रिभुज समरूप होंगे। अगर समरूप होंगे तो उसके भुजा के अनुपात, संगत भुजा के अनुपात बराबर होंगे। जैसे में इसका अगर संगत भुजा लेंगे छोटे वाले त्रिभुज को AB तो हमको बड़े वाले त्रिभुज को लेना होगा AD। अगर इसका हम लेंगे AC, इसका हो जाएगा AE। अगर नीचे वाले छोटे त्रिभुज का भुजा लेंगे BC तो हम लोग के नीचे वाले बड़े वाले त्रिभुज का हो जाएगा DE।
इस तरह का कहीं से भी हो सकता है। जैसे में अगर बड़े वाला त्रिभुज को अगर पहले से लिखेंगे, या बड़े वाला अगर त्रिभुज को लिए ए डी, तो हम लोग को छोटे वाले त्रिभुज को लेना होगा ए बी। संगत भुजा, इसका संगत ही होना चाहिए। और अगर बड़े वाले त्रिभुज के भुजा है ए ई, तो हम लोग को छोटे वाले त्रिभुज को है लेना होगा ए सी। इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ गए होंगे कि भुजा के अनुपात, संगत भुजा के अनुपात समरूप में इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो अब क्वेश्चन की बात करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन इस समरूप में, समरूप त्रिभुज में आता है। जिस तरह अगर दो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, इधर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यदि समरूप है तो संगत भुजा के अनुपात क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोई दो भुजा का मान दिया हो रहेगा, जैसे में इसका दिया हो रहेगा 3 सेंटीमीटर, इसका दिया हो रहेगा 4 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, और इसका पूछेगा दिया हो रहेगा 1 सेंटीमीटर, बोलेगा x की मान क्या होगा। तो आप लोग के हम पहले बताए हैं कि यदि समरूप त्रिभुज है तो उसमें संगत भुजा के अनुपात बराबर होगा। इसमें संगत भुजा, इसका संगत दिया हुआ है, इसका संगत नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, therefore AB by PQ is equal to BC by QR। यहाँ पर मान हमारा दिया हुआ है AB is equal to 3, PQ दिया हुआ है 6, BC दिया हुआ है 4, QR दिया हुआ है x। अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर इसका मान निकालेंगे। जैसे में 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर अगर क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी हमारा x का वैल्यू x है, x इक्वल टू 8 आ गया। तो इसी तरह किसी भी मान दिया हुआ नहीं रहेगा, उसको निकालने के लिए ये कंटेंट को याद रख कर निकालेंगे। और ये हो गया भुजा के आधार पर। एक और बात करेंगे एंगल के आधार पर। अगर दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा तो इसमें अभी तक जितना भी बात किए हैं भुजा के आधार पर था। अगर कोण के आधार पर, कोण के आधार तो बात करेंगे कि संगत कोण भी आपस में बराबर होता है, चाहे वो समरूप हो या सर्वांगसम हो। इस दोनों में कॉमन यही है कि संगत कोण आपस में बराबर है। जैसे अगर दे दिया कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है, जिसमें एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, तो बताएं कि एंगल पी कितना होगा। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर दोनों त्रिभुज, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है तो उसका एंगल ए का संगत एंगल पी बराबर होंगे, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होंगे, और एंगल सी एंगल आर के बराबर होंगे। तो इसमें ए इक्वल टू दिया हुआ है, तो पी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अगर इसमें बी एंगल दे दिया है
कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग को अगर 60 डिग्री, तो इसका संगत हो जाएगा हमारा, पूछेगा कि एंगल बी इक्वल टू 60 है तो क्यू कितना होंगे, या पूछेगा कि हमारा ए बी सी और पी क्यू आर में दोनों समरूप त्रिभुज है, जिसमें दो एंगल, पहला त्रिभुज का दो एंगल दिया हुआ है और दूसरे त्रिभुज का जिसका भुजा नहीं दिया हुआ है उसके संगत पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग 180 होता है, तो दो एंगल दिया हुआ है तो 180 में से दोनों एंगल को जोड़कर अगर माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अगर पूछेगा आर कितना होगा, आर का एंगल कितना होगा, तो हमारा संगत कोण से 90 डिग्री हो जाएगा। तो विशेष अब अगले वीडियो में मिलेंगे, इतना ही पर नेक्स्ट में और अगले फैक्ट पर बात करेंगे।